सेम सेक्स मैरिज, आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर इसको कवर करिए। मैंने शुरुआत में भी इसे कवर किया था। ऐसी शायद ही कोई इंडिया में चलने वाली खबर हो जिसे हम लोग कवर ना करते हो। आपको याद है 16 मार्च 2023 का ये हमारा अपनी ही पाठशाला पर डाला हुआ वीडियो है, जिसमें मैंने बताया था सही समलैंगिक विवाह सही या गलत, इसको लेकर संवैधानिक पीठ करेगी फैसला। और ऐसा करके मैंने आपको एक वीडियो डलवाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैंने कहा था कि संवैधानिक पीठ फैसला करेगी, और संवैधानिक पीठ फैसला करने के लिए सुनवाई इन दिनों कर रही है। 5 जजेस की बैठी हुई पीठ इन दिनों सुनवाई कर रही है। आज उसका 6वां दिन है उस पीठ का, जो लगातार सुनवाई कर रही है कि सेम सेक्स मैरिज यानी कि महिला महिला से शादी, पुरुष पुरुष से शादी, ये सही है अथवा नहीं। इसका फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ बैठी हुई है। सरकार के अपने तर्क हैं, और मतलब जो पक्षधरता है, याचिकाकर्ता जो है, उसके अपने तर्क हैं। सरकार इस चीज को फिलहाल नहीं चाहती है। वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर निर्णय ना ले, इसका निर्णय लेने के लिए हमें संसद के साथ काम करना चाहिए, संसद को ही इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि आप इस काम को अपनी तरफ से आगे बढ़ाएं। क्या है पूरा विषय, एक बार मैं फिर से हल्का सा ब्रीफ में आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये चर्चा चल रही है, आप इधर देख सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज राइट फेसिंग पर्सनल लॉज हर्डल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सेम सेक्स मैरिज हियरिंग कॉम्प्लेक्स इशू, कंसीडर लीविंग इट टू पार्लियामेंट, सेंटर टेल्स एससी, मतलब सेंटर ने एससी से कहा है कि इसे आप पार्लियामेंट पर छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। नॉट टू सेम सेक्स विल रिन्यूइंग द मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट इंटेंट। क्या है ये पूरी कहानी, मैं एक बार हल्का सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। देखिए, भारत में ना लगभग 6 प्रकार के धर्म हैं जो अपने कानूनों से, अपने धर्म के रीति रिवाजों से शादी को मान्यता देते हैं। अपनी जितनी भी शादियां हैं वो सब कानूनी रूप से मान्य हैं। तभी तो शादी ना होने पर और शादी होने पर जो अधिकार हैं वो बदल जाते हैं। जैसे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप बैंक में जाकर के अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप प्रॉपर्टी HUF के तहत, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट अकाउंट के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। शादी अगर हो चुकी है तो संपत्ति के समान अधिकारी हो सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी में किसको कितनी हिस्सेदारी देनी है ये तय कर सकते हैं। और अगर शादी ना चले तो आप जब तलाक लेते हैं तो भी आपका जो पार्टनर है उसे उसकी जो भी एलुमनी है वो आप दे सकते हैं। यानी शादी होने के बहुत सारे फायदे हैं। शादी केवल 2 शरीरों का कानूनी रूप से मिलन ही नहीं, इसमें जिम्मेदारियों की बंटवारी भी है। अच्छा, इस काम को करने के लिए भारत चूंकि विविधताओं में एकता वाला देश है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें सभी धर्म निवास करते हैं, तो सभी धर्मों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। अधिकांश धर्म अपने अपने हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से शादियों को मान्यता देते हैं। भारत में जो हिंदू हैं वो अपनी शादियों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देते हैं। मुस्लिम हैं वो मुस्लिम कानून है उनके हिसाब से मान्यता देते हैं। तो भारत में जो कानूनों की मान्यता है वो धर्म के आधार पर बटी हुई है। इसी वजह से बहुत बार इस बारे में बहस छिड़ी है कि भारत जब सेक्युलर कंट्री है, शादियों के मामले में हम अलग अलग कानूनों की सहायता क्यों लें, क्यों ना इन सभी कानूनों को एक कर दिया जाए। इसी वजह से मांग उठती है यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हालांकि फिलहाल यह मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है, ये कोई और मुद्दा है। अब मैं आपको वो बताता हूं। अब क्या है, अब स्थिति यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी हो या किसी अन्य धर्म के हिसाब से शादी हो, तब तो धर्म के कानून लगते हैं। लेकिन अगर एक हिंदू किसी सिख से शादी करे, एक मुस्लिम एक हिंदू से शादी करे, एक जैन किसी पारसी से शादी करे, तो जब अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं तो उनकी शादी को कानूनी मान्यता किस कानून से दी जाए, यह भी एक बड़ा मसला था। और अंतर जो धर्म के बीच में शादियां हैं इनको मान्यता कैसे दी जाए, इसके लिए देश में कानून बना जिसे कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में लिखा है कि एनी पर्सन कैन मैरिज, मतलब टू ऑफ एनी पर्सन कैन मैरिज। सेक्शन 4 में यह बात लिखी हुई है। अब जब एनी पर्सन मेंशन्ड है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, तो हिंदू मुस्लिम से शादी कर सकता है, मुस्लिम सिख से शादी कर सकता है, धर्मों में आपसे धर्मों में लीगल मैरिज हो सकती है। अच्छा, इसी चीज को पकड़ करके ये लोग पहुंच गए। कौन लोग?
LGBTQ वाले, लेस्बियन, गे, ये जो लोग हैं, लेस्बियन महिला महिला से शादी, गे पुरुष पुरुष से शादी, इनका कहना है कि 1954 जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके क्लॉज 4 में लिखा है दो इंसान शादी कर सकते हैं। तो इंसान है ना, महिला पुरुष की क्या बात है? तो महिला पुरुष की क्या बात है मैं वो बता दूं। सेक्शन 4 के क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि एक महिला और एक पुरुष होना अनिवार्य है। यानी ये कानून जो है ये पूरी तरह पढ़ा जाए तब तो वैलिड है। अर्थात 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट, क्लॉज 4 सब क्लॉज सी, इसको मिला के पढ़ा जाता है। महिला पुरुष किसी भी धर्म के शादी कर सकते हैं, यह बात निकल कर आई। अधूरा पढ़ा जाए तो 2 पर्सन शादी कर सकते हैं। क्लॉज 4 तक पढ़ लिया, 2 पर्सन शादी कर सकते हैं। सब क्लॉज सी पढ़ा 4 का, तब पुरुष और महिला निकल कर आता है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप सुधार कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून हैं जो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं, उन्हें आर्टिकल 13 का उपयोग करके अल्ट्रा वायर अगर वो मूल अधिकार को कर रहे हैं तो उन्हें काट सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में डालकर इस स्पेशल मैरिज एक्ट के इस सब क्लॉज सी को हटा सकता है। अगर सब क्लॉज सी हटता है तो ऑटोमेटिक जो LGBTQ कम्युनिटी है उसकी मांग पूरी हो जाती है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब अगर यह बात समझ में आ गई है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट से आफ्टर ऑल करवाएंगे कैसे? करवाने के लिए हवाला देना पड़ेगा मूल अधिकारों का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किन मामलों में डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकता है? मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार वो हैं जिन पर आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उनमें अगर कुछ भी नुकसान हो रहा हो तो आर्टिकल 13 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट खुद से अंदर आ सकती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब समानता का अधिकार देश में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का अधिकार देश में है, इक्वलिटी जब हमारे देश में है, तो फिर LGBTQ कम्युनिटी से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार क्यों छीना जाए? जब राइट टू मैरिज भी हमारे अधिकारों में आता है, हमारे मूल अधिकारों में आता है, आर्टिकल 21 में इस बात को निकाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्यों हमें अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने से रोक रहे हैं? इस विषय को इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। तो अब आपको यह समझ में आ गया याचिकाकर्ता क्या चाहता है। याचिकाकर्ता चाहता है कि उसे महिला पुरुष के स्थान पर केवल पर्सन शब्द से रिप्रेजेंट किया जाए, व्यक्ति शब्द से रिप्रेजेंट किया जाए। व्यक्ति पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, महिला महिला भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, बाय द वे वो ऐसा चाहते क्यों हैं? ताकि मैरिज से होने वाले जो लाभ हैं, मैरिज से होने वाले लाभ क्या हैं भाई? पहला लाभ जैसा मैंने आपसे कहा ज्वाइंट अकाउंट होना, दूसरा लाभ तलाक हो तो पिता कौन मां कौन ये डिसाइड करना, तीसरा उस स्थिति के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ झाला भविष्य में बनता है, जैसे ये लोग एक और डिमांड करते हैं, और वो डिमांड क्या है कि हम लोग संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं। अब पुरुष पुरुष से शादी करके कैसे संतान उत्पत्ति करेगा? आपको बायोलॉजिकली जो चीज इम्पॉसिबल लगती है, वैज्ञानिकों ने उसे पॉसिबल किया हुआ है। कैसे? सैरोगेसी के माध्यम से। सैरोगेसी का मतलब क्या है? किराए की कोख के माध्यम से। इसमें क्या होगा? किसी एक पुरुष के स्पर्म होंगे और किसी डोनर मां के एग होंगे, मां और बाप मिलकर, यानी कि इधर से जो स्पर्म डोनर है उधर से एग डोनर है, किसी किराए की कोख में यानी कि सैरोगेट मदर की कोख में एम्ब्रियो को सेट कराकर बच्चा पैदा कर सकते हैं। बच्चा जो पैदा आएगा उसका पालन पोषण ये दोनों बाप मिलकर करेंगे, हालांकि दोनों में से एक बाप और एक मां के रोल में होगा। यानी कि बच्चे का पालन पोषण करने के लिए भी इन्हें मैरिज स्टेटस चाहिए। इसी के साथ साथ जब 2 महिलाएं हैं तब वो क्या करेंगी? इसी प्रकार से उन्हें भी कोई डोनर, स्पर्म डोनर चाहिएगा, फिर वो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपना के इस काम को करना। वो ये चाहते हैं कि वैधानिक रूप से ये चीज मान्य हो जाए तो हमारे जो राइट्स हैं वो रिजर्व हो जाएंगे। राइट रिजर्व करने के लिए मैरिज का अप्रूव होना जरूरी है, इसलिए मैरिज को अनुमति दी जाए। यानी अगर ये माना जाए, आपसे मांगने हम ये आए कि बच्चा पालन करने के लिए, पैदा करने के लिए आप हमें परमिशन दो, तो वो याचिकाकर्ता नहीं चाहते। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि यानी LGBTQ वाले चाहते क्या है कि हमें मैरिज को परमिशन दो। मैरिज जब वैलिडेट होगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इनकी डिमांड है, आपको समझ में आ गई। अब आपको सरकार का पक्ष भी समझना होगा। सरकार का पक्ष क्या है वो भी समझाता हूं।
5 दिन तक सुनवाई हो चुकी है, आज 6ठे दिन की सुनवाई है जो यहां पर होने वाली है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर के बातें हो रही है। एलजीबीटी क्या होता है ये मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट से ये जो चाहते हैं ये इक्वल मैरिज राइट चाहते हैं, ये मैंने आपको। अच्छा, केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब? तो मैंने आपको ये सारी परिभाषाएं बता दी, परेशानियां बता दी, ये सब बात हो गई। एलजीबीटी हो गया। हाँ, अब केंद्र सरकार की तरफ से अपील सुन लो सुप्रीम कोर्ट से जो तुषार मेहता जी ने कही है। तुषार मेहता जी कौन हुए? सरकारी वकील, सरकार, केंद्र सरकार के वकील जो इस केस में हैं। उनने क्या कहा? उन्होंने कहा केंद्र सरकार की तरफ से कि जनप्रतिनिधि इस मामले पर ग्रामीण, अर्धग्रामीण, शहरी आबादी, धार्मिक लोगों की राय लेंगे। और यह बात सही भी है। देश के अंदर इतनी सारी मान्यताएं हैं, विवाह को एक बहुत ही नोबल कार्य के रूप में देखा जाता है। विवाह एक प्रकार से यज्ञ से हिंदू परंपराओं में पूर्ण होता है, यानी अपने आप में पाणी ग्रहण संस्कार, जो इंसान के 16 संस्कार हैं उनमें से एक बड़ा संस्कार उसे माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम, यानी केंद्र सरकार कहती है कि वो जनप्रतिनिधियों से इस मामले में राय लेंगे, ग्रामीणों की राय लेंगे, और कानूनों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही इस मामले पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि इस मामले में आप कोई इंटरफेयर ना करें, क्योंकि यह मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इसके लिए केंद्र पूरी तरह चर्चा करने को अपने जनप्रतिनिधियों से तैयार है। दूसरी दलील, इस मामले में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, यह वो लोकतांत्रिक जरिया है जिसके चलते किसी नई सामाजिक संस्था के विचार, उसे बनाने और उसे पहचान दिए जाने का काम किया जा सकता है। केंद्र की तीसरी दलील है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिए जाने पर पर्सनल लॉ और समाज में चले आ रहे सामाजिक मूल्यों का संवेदनशील संतुलन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अर्थात केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज के सख्त खिलाफ है। सरकार ने कहा कि जहां तक इसे मौजूदा मैरिज सिस्टम की बराबरी का दर्जा दिए जाने का सवाल है, तो यह हर नागरिक के हितों को प्रभावित करेगा। अगर कोर्ट इसे कानूनी मान्यता देता है तो इसका मतलब यह होगा कि न्यायपालिका एक कानून को पूरी तरह से दोबारा लिख रहा है, जो कि कोर्ट का काम नहीं है। लॉ लिखना कोर्ट का काम नहीं है। ठीक है, याचिकाकर्ता क्या चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। याचिकाकर्ताओं की मांग बता दी, क्लॉज 4 और सब कुछ बता दिया। सब सेक्शन सी से इन्हें दिक्कत है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की बातें हैं। इसी को ये लेकर के इसे जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहते हैं। इनका कहना है कि जबरन शादी और कन्वर्जन रुकेंगे इसकी वजह से। हमें दूसरे जोड़ों की तरह इन्हें भी आशीर्वाद चाहिए, भाई साहब की आपको आशीर्वाद मिले। याचिकाकर्ता का कहना है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दें ठीक उसी तरह जैसे सर्वधर्म संभाव को मान्यता दी जाती है। सेम सेक्स मैरिज की मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि संसद के क्षेत्र में आता है, समवर्ती सूची की 5वीं प्रविष्टि में। सुप्रीम कोर्ट तो इसमें इंटरफेयर कर ही चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो मामला जानने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। संसद हमें संविधान के दायरे से बाहर नहीं रख सकती, ये याचिकाकर्ताओं की मांग है, और मैंने सारी बातें अब आपको प्रॉपर तरीके से समझा दी हैं। ठीक है ना, तो जो भी फैसला आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इनका कहना है कि दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर ये सारा काम चल रहा है। असल में ये वो सारे देश हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है, और जो केस है जिसके मामले में ये चीज निकल कर आई वो 377 हटने के बाद से। सेक्शन 377 क्या कहता था कि यदि 2 पुरुष या 2 महिलाएं एक साथ किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में है तो उनको आप पनिश कर सकते हैं। वो पनिशमेंट का प्रावधान हटा दिया गया। तो वो जो प्रावधान हटा उसके बाद से ये सारा मामला जो है ना वो आगे जाकर के निकल कर आया। ठीक है ना, तो होमोसेक्सुअलिटी जो है सेक्शन 377 के अंदर, उसको जब गैर आपराधिक घोषित किया तो फिर ये नया स्टेप निकल करके आया है। उस केस का नाम था नवतेज सिंह जौहर केस, इसको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 377, आई एम गे एयर टू स्टे इवन इन जेल। तो ये मतलब वो सारी चीजें थी, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है साहब, नया बैच इंडियन ज्योग्राफी का मई के 1st या 2nd वीक में आ जाएगा। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, और कोर्सेज जो हैं वो आपको मात्र 1999 में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप उन्हें यूज़ करें और पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ आप उन्हें देख सकते हैं। फ्री में डेमो क्लासेस भी वहाँ पर डाली हुई हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और हाँ, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।